Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack it and we will crack our 10th CBSE exam. बच्चा आज मैंने आपके लिए दिवाली का एक ऑफर रखा है दैट इज हिस्ट्री एमसीक्यूज दिवाली धमाका। यस, इसमें मैं आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जितने एमसीक्यू हैं वो सब इसके अंदर लेने वाली हूँ और हम डिस्कशन भी करेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने के बाद आई विल गिव यू 10 सेकेंड और 20 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एमसीक्यू के जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई रियली होप ये एमसीक्यू से आपको जो हिस्ट्री की टेंशन है बच्चों को कि मैडम कैसे हम करेंगे वो सभी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने 50 एमसीक्यूज इसके अंदर 2 चैप्टर से निकाले। तो सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने निकाले होंगे। इसके बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। As you all know, my name is कविता चौधरी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन HRD में किया है, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं लास्ट 1 साल से पढ़ा रही हूँ और ये अगर आप देखोगे तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। ये एक मिनट, दिस इज माय प्रोफाइल लिंक। प्लीज बेटा जाके आप मुझे वहां पे फॉलो करिए और मेरी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं जब भी होंगी, अगर आप मुझे फॉलो करोगे आपको उन सभी के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। अब क्विज, लाइव क्विज होगा। आपको जैसे कि पता है हर ट्यूसडे लाइव क्विज होता है। तो लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है। ओके, ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे कि वहां पे आपको कोड वगैरह पूछेंगे। मैं भी इस वीक प्रोबेबली आई विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्विज। तो जो भी कोड होगा आई विल टेल यू और आपको भी उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर जरूर करना है। आज का टारगेट है एमसीक्यू के डाउट्स क्लियर करना। हिस्ट्री के एमसीक्यूज की बात करो, हिस्ट्री की बात करो तो मेरे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो कि वो उन्हें नहीं आए। एंड यस वी विल क्रैक इट। और हम क्या रिवाइज करेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कितने एमसीक्यूज हमने करे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो डेट्स वगैरह हैं उन्हें आपको कैसे याद रखना है। अब आप देखिए यहाँ पे 9 to 10 जो सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्स है बेटा, दिस इज वेरी नॉमिनल प्राइस जो 12 मंथ की है 15,000। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेगी, वीकली क्विजेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ोगे तो कितने सारे डाउट्स भी आपको होंगे, तो वो डाउट सॉल्विंग क्लास भी होगी जिसमें आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के अलावा भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको जो चैप्टर है जो भी कंसेप्ट है वो पूरा डिटेल में स्टार्टिंग टू एंड तक समझ में आए। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे जिससे आपको आपकी ग्रोथ पता चलेगी कि जितनी चीजें मैंने पढ़ी है उसमें से कितनी चीजें मुझे आई है। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप अभी जाके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर डेफिनेटली फ्री मिलेगा। अब आप देखिए आइकॉनिक अगर आप लेते हो तो आइकॉनिक की जो अमाउंट 12 मंथ के वो सिर्फ 28,000 है। आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें प्लस के तो बेनिफिट्स है, आइकॉनिक के भी बेनिफिट्स है, इसके साथ कुछ स्टार बेनिफिट्स है। पहले हम देख लेते प्लस का। जैसे कि हमने देखा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे और क्रिएटिव कॉर्नर भी यहाँ पे भी इंक्लूड होगा। इंडियाज बेस्ट एडुकेट, इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस और क्रिएटिव कॉर्नर। तो मतलब ये दोनों तो आपको मिलेंगे ही। इसके साथ आइकॉनिक में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, पर्सनल मेंटर। आपको बेटा आपका खुद का एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। वो आपको हर चीज बकायदा पूरी बताएगा कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सब चीजें वो आपको इन डिटेल समझाएगा। लाइव डाउट सॉल्विंग, ऑब्वियसली अगर आपको अभी डाउट है तो आप अभी पूछो, पर कब, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तब। पेरेंट के साथ कांटेक्ट होगा, ऑब्वियसली अगर पेरेंट के साथ कांटेक्ट होगा तो वी विल बी
एक रिलेशन बिल्डअप होगा आपका और हमारा और पेरेंट्स के बीच में, तो दे विल दे विल ट्रस्ट अस कि हाँ अगर आप हमारे हाथ में हो बच्चा, तो आपको अपने मार्क्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो आपका स्टडी का प्लान है वो भी हम करेंगे, सारा पूरा जो है कि हाँ भाई स्टडी कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स कब करने हैं, कब लेने हैं, कौन से टाइम पे करने हैं, बेटा ये सभी चीज़ हम आपके लिए करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है, दैट इज़ ओनली द सब्सक्रिप्शन। अगर इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ स्कैन मेरा कोड, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा अच्छे से। ये देखिए, ये है मेरा रेफरल कोड। तो आपको एडिशनल कितना 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या है? KAVITA कविता। ओके तो बेटा प्लीज प्लीज जाके इसे जरूर जरूर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड दिया गया है, ताकि आप बच्चे, अगर आप लोगों ने मेरे रेफरल कोड से लिया सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ बेटा आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए, तो हम ज़रूर ज़रूर जुड़े रहेंगे। अब क्रिएटिव कॉर्नर क्या है? क्रिएटिव कॉर्नर में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है आपके अंदर, जैसे कि अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, तो वो हमारे जो क्रिएटिव और बेस्ट एडुकेटर्स हैं, वो उन सब में भी आपको पॉलिश करेंगे और आपको अलग से भी इन चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे, इन चीज़ों में आपको ब्रश आउट करेंगे पूरा अच्छे से। तो बेटा ये एक मेगा ऑफर है दिवाली के लिए, तो जाके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दैट इज KAVITA कविता। अब देखिए बेटा, अभी ऑन गोइंग हमारे बैचेस जो चल रहे हैं वो 9th और 10th के चल रहे हैं, जिसमें मंडे टू सैटरडे बहुत सारे आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और प्री बोर्ड से पहले आपका रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। देखिए कितना आपको बोनस मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा दिवाली का ऑफर तो मैंने अभी तक नहीं देखा। देखिए आपके प्री बोर्ड से पहले सारा रिवीजन क्लियर हो जाएगा, तो बेटा आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा डेफिनेटली। मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सभी आपके जो सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस है, वो सभी हो जाएगी। सारे क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में किए जाएंगे। नोट्स भी अवेलेबल होंगे आफ्टर एवरी सेशन, बट आपको पहले उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन लो मेरे कोड से और देखिए आपको सब चीजें टाइम टू टाइम मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अ सेकेंड, बिल्कुल आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। चलो तो हमारा हिस्ट्री का दिवाली धमाका हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसमें देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पेट्री। तो अभी मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी, 20 सेकेंड्स दूंगी, और आपको उसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में करना है, और फिर देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पेट्री। तो इसका आंसर है ब्रदरहुड। नो, इसका एक सेकेंड, इसका आंसर है, जस्ट माय पेन इज नॉट, यस। ओके आपका आंसर, एक सेकेंड जल्दी, दूसरा आंसर देख लिया। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द फादर लैंड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पेट्री। तो इसका मतलब होता है फादर लैंड, द फादर लैंड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेपोलियन कोड यूजुअली कॉल्ड एज। तो नेपोलियन कोड था, उसको यूजुअली क्या बोला जाता था। फर्स्ट, द सिविल कोड ऑफ 1804, the civil code of 1808, the Napoleonic code 1908 या the Napoleonic कोड 1804। चलो बेटा जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से।
आई होप सबने दे ही दिया होगा अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर है द सिविल कोड ऑफ 1904. What was the Nepali code usually called as? It was usually called as the Civil Code of 19 sorry 19 नहीं, आई एम सो सॉरी, 1804. क्या बोला जाता था? सिविल कोड ऑफ 1804. ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चंस हो गए। सबसे पहले ला पेट्री को क्या बोलते हैं हम, मीनिंग क्या होता है? दी फादरहुड। और नेपोलिक कोड को आप यूजुअली क्या नाम से बोलते हो? आप बोलते हो द सिविल कोड ऑफ 1804. आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये दो जिसके भी सही है जल्दी से एक थम्स अप दे दो जल्दी से। नेक्स्ट, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट डैश। जो वर्ड लिबरलिज्म है वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है? लिबरल, लिबर, लूज या लव? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलिए बोलिए, लिबरल, लिबर, लूज या लव? किस से लैटिन, कौन से लैटिन वर्ड से आया है? ये आपके लैटिन वर्ड से आया है, लिबरल है, सही है? नहीं, ये आया है वर्ड लिबर से, LIBER, लिबर। द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber. ओके, जल्दी जल्दी आंसर सब दीजिए बस। How much percentage of custom duty should be paid when a merchant traveled from Hamburg to Nuremberg in 1833 to sell his goods? अगर कितने परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी मर्चेंट्स के ऊपर जब वो हैम्बर्ग से नैमबर्ग को ट्रैवल करते थे 1833 में? 4%, 6%, 5% या 8%? चलो जल्दी से बता दो। टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। तो इसका आपके जो करेक्ट आंसर है वो है 5%। ओके, 5% कस्टम ड्यूटी, 5% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी मर्चेंट्स के ऊपर जब वो ट्रैवल करते थे हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग इन 1833। अगर आपको बेटा ईयर भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से वाला ईयर है। वो 1833, 1833 वाला ईयर है। ओके, आई रियली रियली होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी क्वेश्चंस मैं निकाल रही हूं आपके लिए। In which year a customs union or zovereign was formed? कौन से साल में कस्टम यूनियन और जोवेरियन फॉर्म्ड हुए थे? बताइए बताइए। 1833, 1834, 1843 या 1853? चलो आपका टाइम जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। आई होप सबको पता चल गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर है, इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर है B1। ओके, इसका आंसर है सेकेंड वन, दैट इज 1834। ओके, कौन से साल में? इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जोवेरियन वॉज फॉर्म्ड। आई होप पता चला होगा। बार बार ऐसे याद रखिए, Z 1834, Z 1834। तो आपको बेटा तुरंत ये ऐसे याद है कि Z आप जब भी सुनोगे दैट इज ओवेरियन वाला तो आपको याद आ जाएगा कि वो क्या है, 1834 है।
dash state had been set up by Napoleon who were left untouched. कितने स्टेट को सेटअप किया गया था कि जो नेपोलियंस के थ्रू जिनको अनटच्ड, उनको अनटच्ड लेफ्ट किया गया था, छोड़ दिया गया था, तो वो कितने हैं? 39, 49, 29 या 18। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, जल्दी से बता दो। Dash state had been set up by Napoleon who were left untouched. जिन्हें अनटच्ड छोड़ा गया था। 39, 49, 29 एंड 19। जिन्होंने डिटेल से पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको सब आंसर्स आते होंगे। बता दूं? गुड गुड, इसका करेक्ट आंसर है 19, नहीं 39। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 39। 39 ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने जिन्हें सेटअप किया था और वो अनटच्ड छोड़ दिए गए थे। कितने? 39 आपको याद रखना है। अब आप देखिए कैसे आपको चीज़ें, कितने सारे नंबर्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं और बेटा आप उनसे कितना कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए ये दिवाली धमाका ऑब्वियसली आप लोगों के लिए है, ताकि मैडम आपकी अच्छी दिवाली की शुरुआत कर दे। और डेफिनेटली दिवाली अच्छी होगी ही आपकी, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडी और हिस्ट्री की बच्चों को ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो मैडम ने लेके आपके लिए कर दिया। अब देखिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ऐसे धमाके आपको हर रोज मिलेंगे। क्यों? बिकॉज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत होगी और जो सभी चीजें आप लोगों के लिए करनी है वो हम करेंगे। बस आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है, दैट इज KAVITA, कविता। कंजर्वेटिव रिजाइम सेट अप इन डैश ईयर वेयर ऑटोक्रेटिक। कौन से कंजर्वेशन रिजिम जो सेटअप हुए थे वो कौन से साल में सेटअप हुए थे, जिन्हें क्या थे? ऑटोक्रेटिक थे। 1815, 1915, 1715 या 16, 1816, 1915, 1815। ठीक है, वापस बोलती हूँ, 1815, 1915, 1715 या 1816। चलो करेक्ट आंसर दो। इसका करेक्ट जो आंसर आपको देना चाहिए था वो है ए, दैट इज 1815। ओके, कंजर्वेटिव रिजाइम्स कब सेट हुए थे? 1851, 1815 में जो क्या था? ऑटोक्रेटिक था। ओके, गियुसेप्पे मजीन वॉज बोर्न इन जेनेनो कौन से ईयर में? जिनाओ कौन से ईयर में? 1808, 1805, 1806 या 1807? चलो स्टार्ट हुआ आपका टाइम। Giuseppe Mazzini was born in Genoa on in which year? 1808, 1805, 6 या 7? इसीलिए मैंने ईयर्स के ज्यादा डाले, ताकि अगर आपको एक एमसीक्यू याद हो गया, मतलब वो क्वेश्चन आपको याद हो गया, आपको वो पूरी बुक का वो पार्ट लेने की जरूरत नहीं है और ढूंढना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली ये 50 एमसीक्यू कर लो और देखिए आपका कितना पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी वाला, दैट इज 1807। ओके, 1807 में आपका मजीनी मजीनी क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करें।
The first upheaval took place in dash in July 1830. कहाँ पे कौन से कौन सी जगह पे वो किया गया था जुलाई 1830 में? दैट इज जर्मनी, पेरिस, फ्रांस या यूरोप? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई होप सबको आंसर पता चल गया होगा. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस. तो जो पहला अपील टुक अपीवल प्ले आया था, तो वो कौन सी जगह पे आया था? वो आया था फ्रांस में. ओके, ठीक है. कहाँ पे आया था? वो आया था फ्रांस में. और कब, अगर मंथ भी पूछा तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जुलाई 1830. द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बिरॉन डाइड. कब वो, व्हेन ही डाइड? 1824, 1833, 1853 या 1831? चलो चलो, जल्दी से कमेंट सेक्शन ऑन करो और स्टार्ट करो आंसर देना. देखते हैं आपका और मेरा आंसर मैच होता है कि नहीं. चलो बेटा, जल्दी. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1824. ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका 1824. आपको पता होना चाहिए. और बहुत सारे इयर्स मैंने आज लिए हैं, तो अगर आप वीडियो रोक रोक के भी देखोगे बेटा, क्या करिए आप, एक क्वेश्चन देखिए, पॉज कर दीजिए, ठीक है, फिर बाद में आप उसका आंसर देखिए. और अगर मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर बता रही हूं तो आप पॉज कर दीजिए, कोई बात नहीं, और फिर उसे प्ले करिएगा. और देखिए कितने सारे जो आपकी सभी चीजें हैं. और इनकेस अगर आपको लिखना है तो वो साथ साथ में आप लिखते भी जाइए. तो ईयर्स वाले सभी चीजें आपके जो भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, या जितने भी मोस्टली ईयर्स निकलते थे, वो सभी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं. और हिस्ट्री में अगर क्वेश्चंस की बात हम करें तो ज्यादातर ईयर्स में से पूछे जाते हैं. ओके, आई होप एवरीवन सब कुछ क्लियर हो गया सबको. हु वॉज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली? इटली किसको बिस्मार्क ऑफ इटली बोला जाता था? चलो जल्दी बताओ. कावोर गारीबल्दी, या जोहान गॉटफ्राइड, या मजीनी? चलो बेटा जल्दी. समझ में आ रहा है. गुड गुड गुड. तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, दैट इज गारी बल्दी. ओके, तो आपको पता चलना चाहिए. बीजी आप याद रखिए, बीजी बिस्मार्क ऑफ इटली. तो जी से जो नाम स्टार्ट होगा दैट इज गरी बल्दी. तो आपको इजीली उसका आंसर समझ में आ जाएगा. मीनिंग ऑफ द सिंबल ब्रोकन चेन. चिन, चेन्स ऐसा आएगा बेटा यहाँ पे. चेन्स, ओके, CHAINS, चेन्स. ओके, ब्रोकन चेन्स, उसका क्या मतलब होता है? हीरोइज्म, बीइंग फ्रीड, रेडीनेस टू फाइट, और बिगनिंग ऑफ न्यू एरा? चलो जल्दी से आंसर दे दो, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. ब्रोकन चेन्स का क्या मीनिंग होता है? जल्दी बताइएगा.
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दैट इज बीइंग फ्रीड, मतलब आजाद होना। फ्रीड मतलब जो भी स्लेवरी में हो, आप किसी की गुलामी कर रहे हो, तो वहां से जब फ्री होना, तो ये देखो वर्ड से ही पता चल जाएगा। ब्रोकन चेन, चेन हम कब ब्रोक करते हैं, जब हमें फ्री होना होता है। तो बीइंग फ्रीड। आई रियली होप सबको मजा आ रहा है। ओके, मीनिंग ऑफ द सिंबल क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इसका मतलब क्या होता है? हीरोइज्म, रेडीनेस टू फाइट, बीइंग फ्रीड, बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। क्राउन ऑफ ओक लीव्स। बताइए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होता है हीरोइज्म। ओके, क्राउन मतलब हीरो, बस इतना याद रखोगे तो भी कभी भी नहीं भूलोगे। क्राउन मतलब, क्राउन किसको, मस्त राजा महाराजा हीरो लोगों को मिलता है, तो फिर वो आया आपका आंसर हीरोइज्म। ठीक है, और चलो अभी बेटा आज ही हम दिवाली धमाका है ना, तो चलो आज ही जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। आप जल्दी से जाके, जितना टाइम बाकी है उसका जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आपके मार्क्स जो है वो कहाँ कितने बढ़ेंगे आपको, यू विल बी शॉक्ड। माय गॉड, मैंने 80 सोचा था, मेरे 95 आ गए। तो आपके मार्क्स बेटा डेफिनेटली बढ़ेंगे, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको नोट्स, हर चीज डिटेल में आपको प्रोवाइड होगी। और आप मुझसे अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेरा कोड जरूर जरूर इस्तेमाल करिएगा। सेकेंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the era called बाल्कन्स, imperialist, स्लेविक या रोमानिया। चलो बेटा जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करना सब लोग स्टार्ट कर दो, ताकि मुझे भी पता चले मेरे कितने बच्चों को आंसर सही आते हैं। बाल्कन्स, इंपेरियलिस्ट, स्लेविक या रोमानिया, उस एरा को क्या बोला जाता था? जल्दी बताइए। उस एरा को बोला जाता था बाल्कन्स। ओके, बाल्कन्स बोला जाता था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe after 1871 was the era called एरा एरिया। ओके, एरिया भी हो सकता है, एरा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था बाल्कन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the act of union was between England and dash, कौन से इंग्लैंड और किसके बीच ये आपका एक्ट ऑफ यूनियन स्टार्ट किया गया था? जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड या इटाली? इटली, इटाली बोलो। चलो जल्दी बताइए। तो बेटा इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्कॉटलैंड। ओके, जो एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था। ओके, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था। जल्दी से आंसर दे दिया होगा सबने कमेंट में। और आपको बिल्कुल किसी को कॉपी नहीं करना है, जो आपको जेन्युइनली आता है वो ही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वॉज फ्रेडरिक सोरेन
अ फ्रेंच फिलोसोफर, अ फ्रेंच लीडर, अ फ्रेंच आर्टिस्ट या फ्रेंच कार्टूनिस्ट? चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट हो जाओ आपके आंसर देना। आई होप सबको मजा आ रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको आगे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच लीडर, फ्रेंच आर्टिस्ट या फ्रेंच कार्टूनिस्ट, क्या बोला जाता था फेडरिक सोरेन को? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अ फ्रेंच आर्टिस्ट। वो क्या थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन? फ्रेडरिक सोरेन। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी पूछा जाए, फिलिप्स में भी पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या थे। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, कोई कार्टूनिस्ट नहीं, लीडर नहीं, फिलोसोफर नहीं, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। Young Italy, a secret society was formed by Dash. Giuseppe Mazzini, बिस्मार्क, मेटनेच या विल्हेम वॉल्फ? चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट कर दो आप अपने आंसर देना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज मजानी। माजीनी कितने सारे इसकी हो सकती है। दैट इज ग्यूसिप्पी मिजिनी। आई होप सबको पता चल गया होगा, सबने चैप्टर इतना तो डिटेल में किया होगा कि ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकलते हैं वो आपको इजीली आप उसका आंसर दे सको। वॉट डिड डास वॉल्क स्टैंड फॉर? डास वॉल्क क्या चीज के लिए, किस चीज के लिए है? स्लम ड्वेलर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, कॉमन पीपल या डेमोक्रेसी? चलो चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट कर दो आपके आंसर देना कमेंट सेक्शन में। चलो आई होप सबने दे दिए हैं। यस, चलो तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डास वॉल्क, मतलब कॉमन पीपल। कोई स्लम ड्वेलर्स नहीं, कोई फैक्ट्री वर्कर्स नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, इसका मतलब होता है कॉमन पीपल। Dash number of elected representative marched in festive procession to take their places in Frankfurt Parliament. कितने नंबर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने मार्च किया था? 731, 735, 831 या 931? चलो आपका आंसर जल्दी से कमेंट में दे दीजिए। इसके लिए चलो मैं आपको थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा दे देती हूँ, ताकि अगर इतने सारे नंबर्स देके आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो और फिर इसका आंसर दो।
तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 831, 831 नंबर इतने रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने मार्च किया था। आई होप आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कितना है, 831। अब आपका इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, द फर्स्ट अप हिविल टुक प्लेस इन डैश मंथ इन 1830। कौन से मंथ में? चलो जल्दी से आंसर दे दो, जनवरी, जून, सितंबर या जुलाई? जनवरी, जून, सितंबर और जुलाई। कम ऑन, जल्दी से आंसर दे दो। आपको कोई भी क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट टर्न करके पूछा जा सकता है, तो आपको एक क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन निकलते हो वो सब, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर देखा वो भी नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन को पूरा थरली देखना पड़ेगा, उसके साथ आपको आंसर को रिलेट करना पड़ेगा, तभी अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये उसका आंसर है। चलो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दे दो। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर है वो है जुलाई। जुलाई मंथ में और कौन से साल में? 1830। आई होप सबको अच्छे से पता चलोगा। अब हम एक बार सिर्फ कुछ मंथ आपके जो ईयर्स है वो एक बार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये देखिए, इंग्लिश पर लॉर्ड बियॉन कब मरे थे? 1824। फिर एक और क्वेश्चन है आपका, मेज़िनी वॉज बोर्न इन गिरनाओ कौन से साल में? 1807। कंजर्वेटिव रिजाइम्स कब सेट हुए थे कि तब वो ऑटोक्रेटिक थे? 1815। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? नेपोलियन हु लेफ्ट अनटच्ड 39। इन विच ईयर कस्टम यूनियन ऑफ जवेलियन वॉज? वो तो था 1834। 1834 आपको ऐसे ही बेटा याद रखना होगा। अब देखिए कितने परसेंट कस्टम ड्यूटी पे की जाती थी मर्चेंट जब ट्रैवल करते थे, तो 5% जो थे वो ट्रैवल उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। आई होप पता चला होगा आपको जो भी हमने अभी तक देखा। ऑब्वियसली ये सारे जो ईयर्स है बेटा वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज आप इन सभी को अच्छे से देखिए। 1831 ऑफ इलेक्टेड नंबर रिप्रेजेंटेड जिन्होंने क्या किया था? मार्च किया था फेस्टिव प्रोफेशन में टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1831। 1830 में कौन से मंथ में फर्स्ट अपीवल ने जगह ली थी? दैट वाज जुलाई। जुलाई। अब यहां से आया आपका सेकेंड वाला 21 से नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो हमारे बारे में तो इतनी सारी चीजें, आपको इतने नंबर्स मिलेंगे बेटा, यू जस्ट ट्रस्ट मी कि मैं आपके जितने सारे जो ईयर्स है वो यहीं पे ही मैंने कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट सभी या जो भी एक दूसरे से रिलेट होते होंगे मैंने सब उनको यहाँ पे डाल दिया है। क्यों? बिकॉज ये आपका है दिवाली धमाका, तो इसमें चीजें नॉर्मल नहीं होगी। अनार फटाकों जैसी बम्बार्डिंग ऐसी एकदम जोरदार चीजें होगी, तो वो ही आपको आज यहाँ पे मिल रही है। संडे स्पेशल दिवाली धमाका। महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी डैश। वो कौन से साल में इंडिया में रिटर्न हुए थे? सबसे पहले हमें पता है वो कहां से रिटर्न हुए थे। वो रिटर्न हुए थे
साउथ अफ्रीका से। और वो कौन से साल में रिटर्न हुए थे? 1913, 1914, 1916 या 1915? चलो जल्दी से कमेंट में, इंटरएक्टिवली मैं कर रही हूँ ये पूरा सेशन, आपको सिर्फ मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम ताकि आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेशन में लिख सको। चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट कर दो। 13, 14, 16 या 15? ओके तो वो कौन सा ईयर था व्हेन महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी? 1913? नहीं। 1914? बिल्कुल नहीं। 1916? ये तो है ही नहीं। तो कौन बचा? 1915 जो है बेटा वो आपका करेक्ट मतलब सही आंसर है। और गांधी जी कहां से रिटर्न हो रहे थे? वो रिटर्न हो रहे थे साउथ अफ्रीका से। ओके आई होप सबको ये चीज पता चल गई है। अभी गांधी जी के रिलेटेड, रिटर्न के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया या अगर ऐसे पूछ लिया हु रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे इंडिया में जनवरी 1915 में। चलो जल्दी से सबने कमेंट कर दिया, गुड। अब यहाँ पे मैडम ने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया है, एमजी मींस महात्मा गांधी जी, ठीक है। इन डैश महात्मा गांधी जी ट्रेवल टू चंपानेर इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो कौन से साल में महात्मा गांधी जी ने ट्रैवल किया था चंपानेर के बिहार में? 1915, 1916, 1917, 1919? चलो बेटा जल्दी से इसका आंसर दे दो। एमजी मतलब महात्मा गांधी जी। ओके तो वो कौन सा ईयर था व्हेन ही ट्रैवल टू चंपानेर? तो वो 1950 था? नहीं मैडम, 1915 में तो गांधी जी इंडिया में रिटर्न हुए थे। तो रिटर्न होने के एक साल बाद, ऐसे याद रखिएगा, एक साल बाद वो कहां गए थे? बिहार गए थे, चंपारण में। कहा? कौन से ईयर में? 1916। रिटर्न हुए 15 में और गए 16 में। डेफिनेटली ये दो तो क्लियर हो ही गए होंगे जल्दी से। आई एम रियली होप सबको ये आंसर पता चला होगा। नेक्स्ट, इन डैश महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कौन से साल में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे उन्हें क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। 1918, 1919, 17 एंड 14? 17 मतलब 1917, 1914? चलो बेटा जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से। आंसर कहां देना है? आंसर देना है आपको अपने कमेंट सेशन में। ओके इसका करेक्ट आंसर है 1914। नो, क्योंकि तब तक तो इंडिया आए ही नहीं थे, तो कैसे करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1917। अब आपको ये याद रखना है 1915 में वो आए, 1916 में वो बिहार गए
और 1917 में फिर वो खेड़ा गुजरात। बस मेरे बच्चों, आपको तुरंत ये चीज याद हो गई है, मुझे डेफिनेटली पता है। ओके, इंडिया सबसे पहले वो इंडिया में आएंगे, फिर उन्होंने बिहार गए 16 में, फिर वो 17 में अपने खुद के स्टेट में आए गुजरात में। ये 3 साल के रिलेटेड तो कुछ भी अगर आपको पूछेंगे, आई अश्योर आई एम श्योर कि आपको आंसर डेफिनेटली आएगा। इन 1918, आप देखिए 1918 में भी क्या हुआ। 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। वो कहां गए थे 1918 में? तो वो 1918 में गए थे कच्छ में, अहमदाबाद में, साबरकांठा या गांधीनगर। जल्दी से बच्चा लोग फोन उठाओ, आंसर करो जल्दी एकदम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आ गया सबका आंसर। कहाँ गए थे? वो गए थे गांधीनगर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गए थे साबरकंठा? बिल्कुल भी नहीं। वो गए थे अहमदाबाद। ओके, वो गए थे अहमदाबाद में। अब आप याद रखिए, हम पूरी सीरीज वापस याद करते हैं। 1915 में वो इंडिया आए थे, 1916 में वो बिहार गए थे, ओके, चंपा ने, फिर 1917 में वो खुद गुजरात गए थे, और वो भी कहां पे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और अब आया 1918 में वो गए थे गुजरात, मतलब गुजरात के कहां पे? अहमदाबाद। तो ऑब्वियसली पहले आया के कंठा, फिर आया अहमदाबाद। ए वाले को पीछे रखेंगे, के वाले को आगे रखेंगे। पूरी ये 4 साल जो है वो सबने अच्छे से याद देख लिया होगा। यस यस यस, गुड गुड। बस ऐसे मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और देखिए आपके सभी चीजें मैं आपको कैसे फटाफट करवाती हूँ, और आपको सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये दिवाली एमसीक्यू धमाका कैसा लगा। डू यू वांट मी कि मैं और ज्यादा अच्छे ऐसे लाऊं आपके लिए? चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डैश द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। कौन से डेट में जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने जगह ली थी? 14 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 13 अप्रैल। चलो बेटा जल्दी से बता दो। आंसर आ गया इसका, तो इसका आपका आंसर है, इसका आंसर है 13 अप्रैल। ओके, 13 अप्रैल में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसने जगह ली थी। चलो चलो, सबको इतने क्वेश्चंस याद हो गए? यस, ऑब्वियसली आप वीडियो को 2 बार देखे, 3 बार देखे। ये एमसीक्यूज तो बेटा रट लीजिए आप, आपको फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं आपको। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ डैश, टर्की, जर्मनी, चाइना, जापान। जल्दी से इसका आंसर दे दो कमेंट सेशन में। चलो बेटा, संडे स्पेशल कर दिया आज मैडम ने।
जल्दी से इसका आंसर दे दो, चलो बच्चों, चलो चलो। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। नहीं नहीं नहीं, चाइना नहीं है इसका करेक्ट आंसर, है इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। नो नो नो, इसका करेक्ट आंसर है टर्की। यस, टर्की को डिफीट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। चलो, थम्स अप। A Khilafat committee was formed in Dash in March 1919। अब देखिए 1919 का भी कुछ हुआ है। कमिटी कहाँ बनी गई थी? या खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन डैश इन मार्च 1919। गुजरात, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कहाँ पे? चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट करो आंसर्स देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बॉम्बे। ओके, कहा कमिटी फॉर्म हुई थी? कमिटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में। कौन सी? खिलाफत कमिटी। Which was the famous book written by MG, that is महात्मा गांधी जी? हिंद स्वराज, हिंद स्वयं, हिंदू समाज या हिंद सफल? चलो बेटा जल्दी से स्टार्ट कर दो, कमेंट में आंसर देना। चलो चलो जल्दी बेटा शुरू हो जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हिंद स्वराज। जो फेमस बुक थी वो लिखी गई थी बाय महात्मा गांधी जी। The non-cooperation, that is खिलाफत मूवमेंट began in dash 1921। कब बिगेन हुआ था? जनवरी, मार्च, जुलाई या सितंबर? चलो जल्दी से फोन उठाइए, घुमाइए और उसका आंसर दीजिए। फोन उठाइए, पूरा घुमाइए और आंसर दीजिए। ऐसा कर सकते हो? यस यस कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, घुमाने का भी जरूरी नहीं है। फोन उठाइए और आंसर दीजिए बस। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए, मैं देख रही हूं कौन दे रहा है। आपका टाइम ऑब्वियसली मैम नहीं बोल रहे तो चालू हो गया है। ओके, तो जो नॉन कॉपरेशन दैट इज खिलाफत मूवमेंट कब बिगेन हुआ था? वो बिगेन हुआ था आपका जनवरी 1921। इसको मैं घुमा के भी पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट अगर मैं आपकी सीरीज टेस्ट की स्टार्ट करूंगी तो बस बेटा सीरीज के लिए और सबके लिए मैडम से कनेक्टेड रहने के लिए जल्दी से जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बस बहुत कम टाइम है और अभी अगर आप लोगे तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर डेफिनेटली फ्री मिलेगा, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा हर चीज के लिए। चलो बेटा जल्दी से जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो। बस मेरा कोड लेना मत भूलना, दैट इज KAVITA कविता। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओथ किसान सभा वाज स्टार्ट सेटअप एंड हेडेड बाय डैश। किसने उसको सेटअप किया था, उसको लीड किया था? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अंबेडकर? चलो चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो आंसर देना। सेम फोन उठाइए, घुमाइए और आंसर दीजिए।
गुड गुड गुड, इसका आंसर जल्दी से सब लोग बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नो नो, जवाहरलाल नेहरू। ओथ किसान सभा किसने सेटअप और किसने हेड की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, तो अगर आपको आंसर आएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आंसर देना है। चलो, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन, कब पास किया गया था? 1859, 1869, 1875, 1875 या 1809? चलो, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जल्दी से बता दीजिए किसे कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलो चलो बताओ बच्चों, कमेंट करो बस। और देखिए, कब इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था? वॉज पास्ड ऑन डैश, कब पास हुआ था? जल्दी से फोन उठाइए, घुमाइए और आंसर दीजिए। दैट वाज 1859। कौन सा ईयर था? 1859, 1859। आई ई ए, दैट इज 1859। याद रख लो, याद रख लो। और देखिएगा, कुछ भी ऐसे ऐसे छोटे वर्ड से अगर आई से आप याद रखोगे, किसी भी ट्रिक से अगर आप याद रखोगे, देखिएगा बेटा लाइफ टाइम तक आप वो डेट्स नहीं भूलोगे। अब मैंने पूरी आपको जो महात्मा गांधी जी के बारे में साइकिल बताई, आई एम श्योर 18 पूछे, 15 पूछे, 16 पूछे, 17 पूछे, आप डेफिनेटली उसका आंसर दे सकते हो। मुझे ये चीज पता है, क्यों? बिकॉज हमने वो पूरी एक साइकिल आपको बना दी। आई कब थे, बिहार कब गए थे, अहमदाबाद कब गए थे, सभी जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और लास्ट में लेक्चर खत्म होने से पहले भी आपको बताऊंगी। डैश 1922 महात्मा गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सॉरी, यहाँ पे मैडम ने आंसर लिख दिया है आपके लिए। यहाँ पे आएगा ये जो आपका विच ईयर महात्मा गांधी जी, तो ये मैडम ने यहाँ पे गलती से आंसर लिख दिया। कोई बात नहीं, ये आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो डैश महात्मा गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कब उन्होंने डिसाइड किया था? उन्होंने डिसाइड किया था 1922 में। यहाँ पे ही आपने देख लिया, कोई बात नहीं, होता है होता है, ये भी हमें याद रहेगा। ये नहीं है, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी, किसने स्वराज पार्टी बनाई थी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? चलो बेटा जल्दी बताइए। यस यस यस, फोन उठाइए, कमेंट करिए और देखिए सभी आंसर्स आपको आएंगे। चलो, तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? हु फॉर्म्ड, तो मोतीलाल नेहरू उसका आंसर है। ओके, When did Simon Commission arrived in India? इंडिया में साइमन कमीशन कब अराइव हुआ था? 1928, 1938, 1948, 1919। चलो बेटा जल्दी से उसका आंसर दे दो।
इसका करेक्ट आंसर है 1928। ओके, साइमन कमीशन कब बनाया गया था? बनाया गया था 1928 में। सॉरी, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, कब इंडिया में अराइव हुआ था? 1928। होप याद हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर बिगेन्स टू फॉल फ्रॉम, कौन से साल से एग्रीकल्चर गिरने लगा था? वो कौन सा साल था? 27, 28, 26 या 25? दैट इज 1927, 1928, 1926 या 1925? चलो जल्दी से स्टार्ट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपके आंसर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1926। तो अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस है, एग्रीकल्चर कब नीचे गिरने लगा, तो वो कौन सा साल था? वो 1926 था। On 31st January dash, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands। तो कौन से साल में महात्मा गांधी जी ने वाइसरॉय को एक लेटर भेजा था और जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की मांग करी थी? 1920, 1930, 1925 या 1940? चलो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1930। 1930 में 1 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू वॉइसरॉय स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। कौन सा था? 1930 था। Mahatma Gandhi ji started his famous Salt March. He was accompanied by dash of his trusted volunteers. जब उन्होंने सॉल्ट मार्च चालू किया था तो कितने वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया था? 48, 68, 78 या 88? चलो चलो जल्दी से आंसर दे दो बेटा। चलो सब लोग इसका आंसर जल्दी से दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर है 78। आपको ये याद ही रखना है। ओके, जब महात्मा गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च चालू किया था तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे जो उनके साथ जुड़े थे। नेक्स्ट, हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता? किन्होंने भारत माता की इमेज को पेंट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या नाथी सेना शास्त्री? चलो बेटा जल्दी से। कमेंट कर दिया? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है अभी अंधनाथ टैगोर। ठीक है। When was Abdul Ghaffar Khan, a devoted disciple of Mahatma Gandhi ji, was arrested? कब अब्दुल खान को अरेस्ट किया गया था? अप्रैल 1930, अप्रैल 1931, अप्रैल 1935 या अप्रैल 1940? चलो चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो आप लोग।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रैल 1930। अप्रैल 1930 में अब्दुल खान को क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। फुल फॉर्म ऑफ FICCI, Federal of the Indian Chamber of Commerce and Industry, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry, Foundation of the Indian चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ द इंडियन क्लास ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो बेटा, ये फुल फॉर्म आपको याद भी हो जाएगा और आपको इसका करेक्ट आंसर भी पता चल जाएगा। चलो बेटा, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, FICC, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। When was Indian Industrial and Commercial Congress formed? कब इंडिया में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था? 1921, 1931, 1920 या 1930? चलो बेटा, जल्दी से इसका आंसर दे दो सब लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1920। ओके, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। 1920, 1920 याद रख लो और हो जाएगा। बस सभी एमसीक्यूज को बार बार देखो और सभी चीज आपको याद हो जाएगी, आई अश्योर यू। When was FICC, that is Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries को कब फॉर्म किया गया था? 1928, 1929, 1930 या 1927? चलो बेटा, जल्दी से अपना फोन उठाओ, उठा के ही रखा होगा डेफिनेटली। बस सिर्फ आप कमेंट कर दो ABC या D, या फिर डायरेक्ट दिया लिख दो। चलो बेटा, जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1927। ओके, कब फॉर्म हुई थी? 1927 में FICCI फॉर्म हुई थी। FICCI फॉर्म हुई थी 1927 में। When was नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड? कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 1921, मार्च 1921, जुलाई 1931 या अप्रैल 1921? चलो बेटा, जल्दी से इसका आंसर दे दो। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 19 जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ था आपका नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ओके, महात्मा गांधी जी कॉल अनटचेबल्स एज, महात्मा गांधी जी अनटचेबल्स को क्या बुलाते थे? हिंदूज, हरिजन्स, पुअर पीपल या लेफ्ट ओवर पीपल? चलो बेटा, जल्दी से। ये तो 99% बच्चों का सही होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये वर्ड हम आज ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, हमने ये वर्ड बहुत पहले से सुना भी है। ओके, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बस मेरा कोड मत लेना भूलिएगा, दैट इज KAVTIA। एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको डेफिनेटली इसमें मिलने वाला है। और डिस्काउंट, दिवाली ऑफर, इतने सारे धमाके, MCQs का धमाका हो रहा है, तो बस आप जल्दी से 10% का डिस्काउंट लेके भी आपकी दिवाली और ज्यादा बेहतर करिए हमारे साथ जुड़ के।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हरिजन। महात्मा गांधी जी अनटचेबल्स को हरिजन बोलते थे, मतलब भगवान के लोग। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, तो वो भगवान के लोग बोलते थे, गॉड ऑफ, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। Who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930? किसने 1930 में दलित्स को एक डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया था, इंक्लूड किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, जिन्होंने दलित्स के लिए इंटू डिप्रेस क्लास में उन्हें क्या किया था, एसोसिएशन बनाई थी, उन्होंने पूरा वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। द पूना पैक्ट टुक प्लेस इन ईयर डैश, कौन से ईयर में पूना पैक्ट किया गया था? 1957, 1857, 1932, 1935 या 1942? चलो बेटा जल्दी से इसका आंसर बोलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1932। 1932 के अंदर द पूना पैक्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1932। 1932 में पूना पैक्ट जो था वो हुआ था। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, किसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया है? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा इंसिडेंट, ट्राइबल सेगिटेशन या नन ऑफ द अबाव? चलो बेटा जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद गांधी जी ने उसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना बोला था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में। ओके। हु रोट द बुक हिंद स्वराज, किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस? चलो बेटा जल्दी से आंसर दे दो कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। ओके। हु इनिशिएटेड पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसने इनिशिएट किया था कि हमें फुल फ्रीडम चाहिए? महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? चलो बेटा जल्दी से आंसर दे दो कमेंट में, फोन उठाओ और आंसर दो। और देखिए मुझे पता है सभी में आपको बहुत अच्छी सभी आंसर अच्छे से आ रहे होंगे अगर आपने पूरा हिस्ट्री डिटेल में पढ़ा होगा तो। बट ये दिवाली धमाका है तो ऑब्वियसली ये तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही। और वो मैडम ने आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि कहीं से कुछ भी फिलअप्स में भी पूछे तो यू विल बी एबल टू आंसर। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण स्वराज को किसने इनिशिएट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज को इनिशिएट किया था। आगे बढ़ के बोले थे कि हमें पूर्ण स्वराज, टोटल पूरा फ्रीडम चाहिए, पूरा स्वराज हमारा है। तो किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका दिवाली धमाका का। On dash the police in Amritsar fired upon a peaceful professions of provoking widespread attacks on banks, post office and railway station? तो कौन से दिन पे वो हुआ था? 10th अप्रैल, 18th अप्रैल, 20 या 16th अप्रैल? चलो बेटा जल्दी से आंसर दे दो।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल में पुलिस इन अमृतसर फायर किया था। प्रोवोकिंग जो भी थे लोगों को, बैंक्स ऑफिसर्स, रेलवे स्टेशन, इन सभी लोगों पे जो अटैक किया था पुलिस ने अमृतसर में। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। 2 बार वीडियो पॉज कर करके देखिए बेटा, और देखिए आपको सारे क्वेश्चंस कैसे याद हो जाएंगे। एक साथ मत करिए, 2 मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए, पॉज करिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन लिखिए और फिर वापस आप स्टार्ट करिए, तो आपके सभी चीजें पूरी डिटेल में हो जाएगी। 50 क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे आपके हिस्ट्री के वो सब मैंने कवर कर लिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ एक चीज लेनी है, बार बार बोल रही हूँ, दैट इज सब्सक्रिप्शन। बेटा प्लीज मेरे कोड से लीजिए, सो आई विल बी एबल टू टीच यू, और जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आस्क मी एनीथिंग, आप मेरी लाइव क्लास पे मिलिए और आप कभी भी मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप में मुझे फॉलो करिए, वहां पे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। यूट्यूब पे कमेंट जरूर करते हैं, ऑब्वियसली आपने इतने सारे एमसीक्यूज का कमेंट किया ही होगा, और मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, दैट इज KAVITA कविता। और एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है क्योंकि इतने सारे दिवाली धमाका ऑफर्स में आपको क्वेश्चन मिले हैं। बेल आइकन को जरूर जरूर हिट करिएगा ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, ताकि हमें पता चले कि आपको पता चल रहा है कि हमारे कौन कौन से वीडियोस कब कब आ रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए आप तुरंत उसे देख लो। हैव अ वेरी गुड डे एंड आई होप सबको मैडम का दिवाली धमाका अच्छा लगा होगा। थैंक यू बेटा।